नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। हैशटैग जम्मू वुमनिया के नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिस तरह से आपने देखा इस पॉडकास्ट सीरीज में हमने आपको जम्मू की विभिन्न महिलाओं से मिलाया। आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं जिन्होंने पहली बार जम्मू को डिजिटल आरजे से मिलवाया। तो मैं बात कर रही हूं श्वेतिमा मिर्ची, जिन्हें जम्मू की कुड़ी के नाम से जाना जाता है और 2017 से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। तो चलिए करते हैं एक छोटी सी मुलाकात, जानते हैं उनके बारे में। श्वेतिमा जी, आपका ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच। जिस तरह से मैंने बात की कि आपने डिजिटल आरजे को लॉन्च किया, पहचान दी जम्मू में, तो ये सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि हम भी आरजेस को हमेशा सुनते ही आए थे, है ना। बट 2016-17 वो वैसा फेज था जब सोशल मीडिया, पर्टिकुलरली उस टाइम पे फेसबुक और इंस्टाग्राम नए आए थे, सबको क्रेज था उस पर कंटेंट डालने का, तो ऑब्वियसली हमें भी था। एंड मीनवाइल मिर्ची ने इंटरनली अनाउंस किया कि आरजेस आर फ्री टू गो ऑन सोशल मीडिया, तो वो तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। सो पहली बार, है ना, रेडियो स्टेशन कैसा दिखता है, रेडियो में लोग बोलते कैसे हैं, वो सारी चीज़ें मैंने सोशल मीडिया पे लाना शुरू की। एंड मुझे कई बार सच में ये लगता है कि जम्मू ने इतनी जल्दी अगर मुझे पहचाना और इतना ज़्यादा प्यार दिया, उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है वो सोशल मीडिया भी रहा है। आपने जैसे कहा कि आपने पहचान दी आरजे मिर्ची, श्वेतिमा मिर्ची के नाम से आपको जानते हैं। मुझे नहीं लगता लोगों को सही आपका पूरा नाम पता होगा, लेकिन अगर श्वेतिमा मिर्ची ही बोले तो जम्मू की कुड़ी का नाम याद आ जाता है हमें। जैसे 2017 में आपने शुरुआत की, लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज में है आपने एमटेक करी है, एमटेक की है टेक्नोलॉजी में, तो कंप्यूटर साइंसेस में। तो आरजे और ये इंजीनियरिंग मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे आपका बनाने में लग जाती है। आई थिंक मेरे साथ वही हुआ। मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमेशा थी और बचपन से ही हमेशा सिंगिंग भी, डांसिंग, डिबेट, स्पोर्ट्स, लिटरेरी, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना वो मेरा एक शौक था। और मेजरली ये होता था कि पढ़ाई में आई वॉज गुड, तो घर वाले कभी मना नहीं करते थे। अगर पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाए तो फिर घर वालों को प्रॉब्लम होती है ना। तो पापा हमेशा, मतलब मम्मा पापा दादी सब हमेशा सपोर्ट करते थे। सो आई रिमेंबर बीटेक एमटेक के दौरान भी मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। तो पापा का एक ही डायलॉग था, सप्ली नहीं आनी चाहिए इंजीनियरिंग में, बाकी जो मर्जी करो। इंजीनियरिंग ख़त्म हुई तो वो एक ना फिर टास्क हो गया कि शौक कुछ और है, प्रोफेशनली मैं कुछ और हूँ, अब क्या। बीइंग ऑनेस्ट, मैंने पढ़ाई ख़त्म करने के बाद दिल्ली में एक जॉब शुरू की और आई बिलीव 1 साल 5-6 महीने आई वॉज वर्किंग। 2 अलग अलग फर्म्स के साथ मैंने काम किया, अलग अलग प्रोफाइल्स पे काम किया। फिर घर वापस आ गई। मॉम डैड स्कूल चलाते हैं तो उनके साथ स्कूल में सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मीनवाइल पता चला, एक दोस्त ने बताया कि मिर्ची के ऑडिशंस हो रहे हैं जम्मू में। तो उस टाइम दिमाग में ये था, बिकॉज एक टाइम आता है ना जब घर वाले हाथ धो के आपको शादी के लिए कन्विंस कर रहे होते हैं, तो मैंने वही पैंतरा अपने मम्मी पे अपनाया। मैंने कहा, मम्मा देखो, शादी के लिए तो वैसे भी आप रिश्ता ढूंढ ही रहे हो, शादी के बाद भी जाना ही है, तो अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है और नौकरी वाली लड़की को लोग जल्दी पसंद करते हैं, सो व्हाई नॉट ट्राई। सो मेरी मम्मा ही मेरे साथ ऑडिशंस के लिए आए थे और जब उन्होंने इतने लोगों में देखा कि मेरी पर्सनालिटी थोड़ी अलग, मतलब ऑब्वियसली आप अलग दिखते हो, आपका कॉन्फिडेंस अलग दिखता है, तो जब मेरा एक राउंड क्लियर हुआ, दूसरा राउंड क्लियर हुआ, तो मम्मा को भी खुशी हुई कि यार इतने लोगों में मेरा बच्चा कुछ कर रहा है। सो कहते नौकरी में करना क्या है। सो ट्रेडिशनली तो वही था कि क्योंकि जितना रेडियो सुना था तो एक रेडियो पर्सनालिटी थी दिमाग में कि हाँ इस तरह से रेडियो अनाउंसर्स बात करते हैं। बट देन जब एक्चुअली मैंने इस फील्ड में स्टेप इन किया, आई रियलाइज्ड ये एक ऐसा मंच बना मेरे लिए जहाँ पे मेरा सिंगिंग का टैलेंट, डांसिंग का टैलेंट, लिखने का टैलेंट या लोगों से इंटरैक्ट करने की जो मेरी है ना एक खूबी है मुझ में, शायद जो मैं लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाती हूँ, वो सारी चीज़ें मुझे एक ही मंच पे ऐसे ना सजा के मिल गई। और जब मैं एक्चुअली शो करती थी और लोगों से इंटरैक्ट करती थी, कई बार कुछ कोई टेक्निकल इंटरव्यू है और मतलब मुझे पता है उस बारे में ऑलरेडी, है ना, सो वो आपका एक प्लस पॉइंट बन जाता है। तो ये ऐसे हुई शुरुआत रेडियो की। एंड फिर तो रेडियो ने इतना कुछ दिया कि आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल। आपने व्लॉगिंग शुरू की। व्लॉग, आई थिंक आप जम्मू में पहली लड़की थी, पहली आरजे थी जिसने व्लॉगिंग को जम्मू में लाया। हाँ। तो
तो उसके बाद अब तो खार ट्रेंड हो गया हुआ, आजकल तो हर कोई जो है ब्लॉग बना रहा है, हर कोई ब्लॉग बनाने से आपको कितना फ़ायदा मिला, क्योंकि डिजिटली तो आप आ ही चुके थे और लोग आपके चेहरे को अच्छी तरह से जानते भी थे। फ़ायदे से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि उसने मुझे एक अलग पहचान दी, और उसका रीज़न बताती हूँ क्यों शुरू किया था। मैं जब कॉलेज में थी तो वहाँ ना मैंने अपनी पढ़ाई पंजाब से की है, LPU से की है। वहाँ एक फेस्टिवल होता है वन इंडिया के नाम से, जहाँ हर किसी को अपने स्टेट का ट्रेडिशन रिप्रेजेंट करना होता है। आई थिंक 2008-9 की बात है। पहली बार जब मैंने फर्स्ट वन इंडिया देखा तो वहाँ जम्मू का कोई नहीं था, सिर्फ कश्मीर और लद्दाख की रिप्रेजेंटेशन थी। देयर वाज नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम जम्मू। दैट केम टू मी एज अ शॉक कि भाई जम्मू का कोई क्यों नहीं है। तो अगली बार तक मैं थोड़ा सा कल्चरली एक्टिव हो गई थी, तो मैंने जम्मू की टीम बनाने की कोशिश की। जम्मू का एक भी शख्स नहीं दिखा मुझे जो इस टीम का हिस्सा बनना चाहे। बड़ी मुश्किल से एक लड़की थी पूनम, उसको कन्विंस किया, और एक और लड़की बिहार की थी, उसको अपनी टीम में लिया। ऐसे करके मैंने 3 लोगों की टीम बनाई और अपना एक सेटअप बनाया। घर से खमीरे, बबरू, सुट्टू पुट्टू, फिर बिन्ना, छाबड़ी, जम्मू की जो स्पेशलिटी है, मैंने मम्मा से ट्रेन में मंगवाई कि मेरे को भेजो, जैसे करके मैं ट्रेन से कलेक्ट कर लूँगी। तो वैसे करके फर्स्ट टाइम मैंने वो रिप्रेजेंट किया। चलो वो जर्नी हुई। जब मेरी जॉब भी लगी और मैं मिर्ची की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गई थी, तो हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से RJs आए थे। तो जब जम्मू बोलते थे ना, अच्छा कश्मीर, वो उनके लिए जम्मू इज कश्मीर, बट देन बताना पड़ता था कि भाई जम्मू इज अलग है, जम्मू एंड कश्मीर आर 300 किलोमीटर्स अपार्ट, और दोनों अलग अलग खूबसूरत दुनिया है। तब मुझे लगा कि मुझे शायद जम्मू को दिखाने की ज़रूरत है और एक अलग नज़रिए के साथ। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड जम्मू मेरी नज़र से। तो वो एक स्टोरी टेलिंग था, इट वाज नॉट बेसिकली व्लॉगिंग, एक स्टोरी टेलिंग वीडियोस थी। मेरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था वीकरन, जम्मू का, मतलब LPU का ही स्टूडेंट था वो और जम्मू का ही लड़का है। बहुत अमेजिंग काम किया उसने मेरे साथ इसमें। और हमारा सिंक ऐसा था कि मैं बताती थी और वो समझ जाता था कि इनको ये चाहिए वीडियो में। और एडिटिंग पे हम 5-5 दिन बैठते थे, पूरी पूरी रात बैठ के हमने उनको एडिट करना सीरीज़ को। बट दैट केम आउट टू बी ब्यूटिफुल। एंड आई रिमेंबर उसके बाद 2-3 महीने ही हुए थे और मैंने शायद 3-4 एपिसोड्स ही लॉन्च किए थे। हमारे बनारस की एक RJ थी, तो उनका मुझे कॉल आया कि श्वेतिमा यार जम्मू तो बहुत सुंदर है, आई थिंक मुझे आना चाहिए देखने के लिए। एंड आई वाज सो हैप्पी कि एटलीस्ट मेरी वीडियोस कुछ तो काम असर दिखा रही हैं। इट वाज लाइक मोर देन रिकग्निशन, इट वाज लाइक फाइंडिंग माई ओन आइडेंटिटी। तो श्वेतिमा, आप जम्मू की आवाज़ बनी, आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को आगे लाया। RJ जहां महदूद थे सिर्फ आवाज़ तक ही, आपके माध्यम से लोगों ने RJs को देखना शुरू किया कि RJs की लाइफ होती कैसी है। ओवरऑल अगर बात की जाए, लड़कियों के लिए कितना टफ रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटिंग नेचर तो आज भी जो है हर समाज में देखने को नजर आता है। दैट्स एक्चुअली वेरी ट्रू। मुझे लगता है जम्मू थैंकफुली ऐसा शहर है जहाँ पर सपोर्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आज भी बहुत सभ्य तरीके से फीमेल्स के साथ डील किया जाता है। सो इनिशियली जब मैं, मतलब ऑब्वियसली इट्स अ मीडिया फील्ड, तो घर में भी है ना बहुत इनसिक्योरिटी होती थी कि रात को 7 बजे तुम बाहर क्यों हो, या और क्योंकि मैं उधमपुर से हूँ, जम्मू में अकेली रहती थी, 2 अपने है ना रिलेटिव्स के पास रहती थी, बट एक इनसिक्योरिटी उनको हमेशा रहती थी। पर धीरे 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 मैंने वो कॉन्फिडेंस अर्ज किया, मतलब अर्न किया कि नहीं यार, इट्स ओके। एक फीमेल के लिए रात को 11 बजे भी काम करना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो बिल्कुल लेट इवनिंग शुरू होते हैं और बिल्कुल लेट इवनिंग खत्म होते हैं। आई रिमेंबर एक बार सैमसंग का एक फ़ोन लॉन्च था जो रात को 12 बजे होना था, तो मैंने टोल्ड माई फादर कि पापा आज मतलब 12 बजे लॉन्च इवेंट है, फ्री होते होते शायद 2:30-3 बज जाएंगे। पहले वो डरे, बट देन ही वाज लाइक कि नहीं, आई नो माई डॉटर, आई हैव कॉन्फिडेंस, यू विल मैनेज। तो वो कॉन्फिडेंस आपको अर्न करना पड़ता है धीरे धीरे, है ना। आज भी मेरे को बहुत सारी लड़कियां जब ये पूछती हैं कि हमारे पेरेंट्स मानते नहीं हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि उनको मनाओ मत, उनको प्रूव करके दिखाओ कि आप में वो वर्थ है। बिकॉज जिस दिन आप अपने कॉन्फिडेंस से अपनी वर्थ प्रूव करोगे ना, उनका कॉन्फिडेंस जीत जाओगे ना, उसके बाद आपको कोई मना नहीं करेगा। और दूसरी तरफ से मुझे लगता है कि येस, वी आर स्टिल लिविंग इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, जहाँ पे फीमेल को वो कंफर्ट जोन मिलती नहीं है, अपनी कंफर्ट जोन बनानी पड़ती है। सो अगर शायद एक लड़के को 1 स्टेप चलना पड़ता है, तो एक लड़की को 3 स्टेप चलना पड़ेगा अपने लिए वही जगह अर्न करने के लिए। बट येस, विद टाइम हम और आप मेहनत करके अपने लिए वो जगह बना ही लेते हैं। जैसे आपने कहा कि लड़कियों को बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, लड़का अगर 1 स्टेप लेता है तो लड़कियों को 3 स्टेप आगे चलना पड़ता है। वैसे अगर सोसाइटी की बात की जाए, आपने बहुत ही क्लोजली चीज़ों को दिखाया भी है, देखा भी है। आपका एक्सपीरियंस अगर हम काउंट करें तो आपने बड़े बड़े लोगों से बात की है, बड़े दिग्गज पर्सनालिटीज़ के साथ आपकी बातचीत भी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्या आज भी लगता है कि वो समाज बन चुका है लड़की के लिए, जहाँ पर लड़की फ्री होकर कुछ भी कर सकती है?
उस पर आपकी क्या राय है? मतलब मैं शायद अभी ऐसे जर्नी पे हूँ जहाँ पे एक है ना बेटी से बहू, बहू से माँ, और है ना वो किरदार निभा रही हूँ मैं। एंड आई स्वेयर हर रोज़ मेरे पास 10 से 15 DMs ऐसे होते हैं जहाँ पे गर्ल्स, स्पेशली जो नई नई मदर्स बनी हैं, दे शेयर देयर स्ट्रगल्स विद मी कि हम काम करना चाहते हैं, घर वाले अलाउ नहीं कर रहे, या मतलब अब मेरी बेटी या बेटा बड़ा हो गए हैं बट फिर भी मुझे काम के लिए बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, घर पे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। सो आई थिंक मैं इस चीज़ पे हंसती भी हूँ, और मैं ज़रूर इस बात को कटाक्षता के साथ कहना चाहूँगी कि हमारी एक्सपेक्टेशन, जब कभी बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं ना, पहली एक्सपेक्टेशन क्या होती है जी, वर्किंग बहू चाहिए, है ना। बट क्या उस वर्किंग बहू को घर में एडजस्ट करने के लिए आप तैयार हो? क्या आप वैसा एटमॉस्फेयर बनाने के लिए तैयार हो जिसमें वो वर्किंग बहू एडजस्ट कर सके? नहीं तो ट्रेडिशनल माइंडसेट क्या है, जैसे पहले होता था, सुबह 4 बजे उठो जी, सारा ब्रेकफास्ट बनाओ, घर पे है ना सबको देखो, बच्चे को देखो, खुद तैयार हो, काम पे जाओ, वापस आओ, फिर सारा काम करो, एंड है ना, मतलब बस। और आई हैव एक्चुअली सीन दोज वुमेन कि वो स्ट्रगल करती हैं, और शायद सेल्फलेसली करती हैं अपने परिवार के लिए, बट एक वक्त के बाद दे हैव दैट ग्रज या एक गिल्ट मन में होता है कि मैंने अपने लिए क्या किया, या मैंने अपनी ज़िंदगी कहाँ जी, मैं तो सबके लिए जीते जीते रह गई। और वो ऐसी एज पे पहुंच गई होती हैं जहाँ पे दे कांट इवन, है ना, इंजॉय दोज थिंग्स जो शायद आज आप और मैं कर सकते हैं। उनकी हेल्थ उतना उनको सपोर्ट नहीं करती है, शायद फाइनेंशियली वो उतना ड्रेन आउट हो चुकी हैं, या मेंटली इतना ड्रेन आउट हो चुकी हैं। एक टाइम के बाद ना आप मम्मा को बोलोगे बाजार चलो, मम्मा छोड़ परे, कल जाएंगे, या अभी मूड नहीं है। हाँ, जो अक्सर मदर्स बोलती हैं। वक्त के बाद हेल्थ अलाउ नहीं करती। तो मैं ये सोचती हूँ कि यार मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ? एज अ फीमेल I expect my family to be as supportive as they want me to be for them. अगर वो चाहते हैं कि मैं किचन में 3 घंटे दूं, तो मेरी ये सोच है कि यार 1.5 घंटा में 2 लोग काम करें या 3 लोग इकट्ठे काम करें, तो 3 घंटे का काम 1.5 घंटे में ख़त्म हो सकता है। और बहुत सारी ऐसी है ना, आजकल आप रील्स भी देखोगे जिनमें ये चीज़ें सामने आ रही हैं, या शायद फाइनली फीमेल्स हैव डिसाइडेड टू स्पीक अप अबाउट इट। जो पहले बोलते ही नहीं थे, उन्होंने अब बोलना शुरू किया, और जब बोलना शुरू किया तो वो है ना चुभ रहे हैं सबको कि ये ऐसा, ये क्या बात है जी, पहले भी तो ऐसे होता आया था। पर अगर कुछ गलत होता आया है, और अगर हम एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्टिव सिस्टम बना भी देंगे, तो नुकसान कोई भी नहीं है। जस्ट दैट यू विल बी अ हेल्पिंग हैंड। एक और इसमें बड़ी फ़नी वाली चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि जब घर का दामाद, अगर है ना आपका दामाद ऐसा है जो घर के काम में आपकी बेटी को मदद करता है, तो आप हमेशा उसको शाबाशी दोगे कि देखो जी, ये अक्सर होता है, मेरा जवाई बड़ा शैल है, देखो मेरी कुड़ी की बड़ी मदद करदा, घर आंदा है ना, रोटी च भी मदद करी ओड़दा, या कपड़े तो नहीं मदद करी ओड़दा। बट व्हेन इट कम्स टू बहू, और अगर बेटा बहू की हेल्प कर रहा है, देखो हाँ लाड़ी पूरा काम मेरे मुड़े को ला करांदी। सो दैट इज द काइंड ऑफ माइंडसेट वी हैव। और आई थिंक ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब टच वुड, आई फील सो ब्लेस्ड कि मैं जॉइंट फैमिली में हूँ और मुझे उतना काम नहीं करना पड़ता जितना शायद बहुत सारे हाउस होल्ड्स में एक वर्किंग वुमेन को करना पड़ता है। बट मैं हमेशा लड़कों से स्पेशली ये कहती हूँ, जैसे मैं अपने भाई को भी, अभी छोटा है बहुत, मैं उसको यही सिखाती हूँ कि यार ऐसा बनना कि किसी को तकलीफ ना हो, एंड यू आर ऑलवेज अ सपोर्ट। अगर तुम एम्पैथेटिक अप्रोच के साथ उस रिश्ते को निभाने की कोशिश करोगे ना, उसके लिए भी आसान है, तुम्हारे लिए भी आसान है। अगर तुम घर आओ, अपना बैग फेंको, मतलब तुम दोनों 9 to 5 की जॉब पे जा रहे हो, बट बहू से एक्सपेक्टेड है, या मतलब जो भी है ना फीमेल काउंटर पार्ट है, उससे एक्सपेक्टेड है कि वो सुबह भी सारा काम करे, फिर ऑफिस 9 to 5 भी करे, और 5 बजे के बाद आके घर भी संभाले, बच्चा भी संभाले, और फिर पति की भी केयर करे। जबकि लड़का का क्या है, सुबह उठे, ब्रश किया, नहाए, ब्रेकफास्ट टेबल पे चाहिए, खाना खाया, दफ्तर गए, वापस आए, फेंका, वॉक पे जाना है वॉक पे गए, टीवी देखना है टीवी देखा, और दिन खत्म। सो यू नो, we cannot call it a gender equality, we need to balance it out. तो श्वेता जी, आप आरजे हैं, बहुत सारी कई बार क्या होता है, आरजे को एक हैप्पी फेस के साथ लोगों के साथ इंटरेक्ट करना होता है, और कई बार घर में या बाहर दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ कई बार हमारी छुटपुट अनबन हो जाती है। कितना टफ रहता है उस समय में आपके साथ, क्योंकि माइंड में आपके कुछ और चल रहा होता है लेकिन आपको बोलना कुछ हो रहा है। ऐसी कभी सिचुएशन आई, कैसे हैंडल करती है? बहुत बार ऐसा होता है। आई थिंक जब आप पर्सनली किसी चीज़ से जूझ रहे हो, स्पेशली मेरे को आपकी बात से एकदम से याद है कि जब मेरी शादी की बात चल रही थी, है ना, ऑब्वियसली बहुत इमोशनली मॉम डैड इमोशनल हुए होते हैं। मतलब वो बहुत पैरेलल फेस चलता है कि एक तरफ से आप बहुत इमोशनल हो, एक तरफ से बहुत एक्साइटेड हो, और उसके बीच में ऑफिस में 10 चीज़ें चल रही हैं, किसी से लड़ाई हो गई है, किसी से कुछ। बट द मोमेंट यू स्विच ऑन योर माइक, इट्स लाइक अ फिल्टर।
जैसे हम है ना इंस्टाग्राम पे फिल्टर लगाते हैं ना, इट्स लाइक अ फिल्टर आता है आपके आगे एंड यू हैव टू जस्ट पोर्ट्रे टू बी हैप्पी। बहुत मुश्किल काम है। और ये आई थिंक ज़िंदगी का ना एक बहुत सुंदर रूल भी है कि अगर आप वो स्विच ऑन और ऑफ करना नहीं सीखोगे ना तो आप बहुत सी कश्मकश में फंस जाओगे। सो यू नीड टू वेरी मच नो कि आपको कब वो स्विच ऑन करना है और कब उसको ऑफ करके वापस नॉर्मल लाइफ में आना है। मैंने ग्रेजुअली विद टाइम वो फिल्टर थोड़ा सा शैडो करा। अगर मैं थोड़ी सी उदास हूँ तो मैं रेडियो पे पता चलने देती थी कि मैं उदास हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि जो मेरे लिसनर्स हैं ना, आई हैव टू बी लॉयल टू देम, अनलेस कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं मतलब ऑब्वियसली जैसे पुलवामा अटैक हुआ था बीच में, विच वॉज अ वेरी सीरियस थिंग। एक बार सुंजवा में अटैक हुआ था, वो मेरे ऑफिस के बिल्कुल सामने है। आई वॉज इन स्टूडियो एट दैट टाइम। तो आई लेट माई एक्सप्रेशंस और इमोशंस बी, बिकॉज उस वक्त मेरे पूरे शहर के इमोशंस शायद वही हैं जो मेरे हैं। तो वो इमोशंस आई लेट इट बी आउट। अगर मुझे रोना आ रहा है मैं रोऊंगी, मैं ऑन एयर रोऊंगी, क्यों नहीं? बिकॉज जो मुझे सुन रहे हैं वो मुझे इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि दे आर फील कनेक्टेड टू मी। तो मैं उनको डिच नहीं कर सकती, मतलब इट्स लाइक एन एक्सटेंडेड फैमिली। मैं उनसे अपने एक्सप्रेशंस शेयर करूँगी, बट हाँ कभी वही मुखौटे लगाने पड़ जाते हैं एज एक्टर्स। तो आपने जैसे कहा कि आपने अपने दर्शकों को, जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपको सुन रहे हैं, आपने उनके साथ हमेशा रियल होने की कोशिश की है। कभी ऐसा मौका आया, क्योंकि जो आपके लिसनर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके साथ, जहाँ तक मैंने आपके बारे में जानकारी ली है, वो बहुत ज़्यादा अटैच भी हुए हैं और कई बार अपनी प्रॉब्लम्स जो है आपके साथ डिस्कस भी करते रहे हैं। तो कभी ऐसा मौका आया कि जहाँ पर आपको ये लगा हो कि इस सिचुएशन से निकल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, अब मैं क्या करूँ? कई बार ऐसा होता है कि हमारे लिए सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती हैं कि हम लोग उस समय समझ में नहीं पाते कि हम इसकी मदद कर रहे हैं या इसे धकेल रहे हैं। आई थिंक रेडियो पे कभी ऐसा पर्टिकुलरली सिनेरियो नहीं हुआ, बट सोशल मीडिया पे कई बार आपको ऐसे मैसेजेस आते हैं जो फॉर एग्जांपल समबडी इज़ गोइंग थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस, है ना। अब आप उसको गाइड कर सकते हो दैट यू रीच आउट टू अ पुलिस स्टेशन, या आप है ना विमेन सेल में जाओ, या इफ़ यू वांट मी टू हेल्प थ्रू मीडिया, अगर आप चाहते हो तो मैं मीडिया सपोर्ट आपको दे सकती हूँ। बट देन दे डिसाइड टू स्टे क्वाइट, बोलते हैं कि नहीं मुझे हाईलाइट भी नहीं करना और मुझे सॉल्यूशन भी चाहिए। तो वो ऐसा जोन होता है जहाँ ना आप अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील करते हो कि आपको उसकी सिचुएशन भी पता है और फिर भी आप उसको मदद नहीं कर पा रहे हो। आई रिमेंबर अ गर्ल शेयर्ड विद मी, उसकी नई नई शादी हुई थी और उसकी फैमिली में ही कोई घर का बड़ा उसको फिजिकली अब्यूज़ कर रहा था। हस्बैंड फौजी था, घर पे नहीं था। सास को बताने की कोशिश करती थी तो साथ कहती थी कि मेरे बेटे पे तो है ना, मेरा एक बेटा है नहीं और दूसरे बेटे पे तो ऐसे लांछन लगा रही है। सो शी वाज सो क्लूलेस कि मैं करूं क्या करूं। और व्हेन शी रीच्ड आउट टू मी, तो मैंने उसको यही दो, मैंने कहा पहले तो अपने घर पे बात कर। शी सेड नहीं घर पे नहीं बता सकती, बिकॉज या तो वो मुझे ले जाएंगे या तो पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा देख डिसीजन तो आई कैन ओनली हेल्प यू विद ऑप्शंस, बट ऐसी जगहों पे बहुत हेल्पलेस फील होता है जहाँ पे आप चाहते भी हो कुछ करना और कर नहीं पाते। और ऐसी जगहों पे स्पेशली मुझे ना गर्ल्स के लिए एक चीज़ बहुत बुरी लगती है, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है एडजस्ट करो, अडेप्ट करो, जो भी हो रहा है कॉम्प्रोमाइज़ करो। क्यों हमें ये क्यों नहीं सिखाया जाता बचपन से कि अपने लिए लड़ो, तुम्हारी डिग्निटी, तुम्हारी सेल्फ एस्टीम के ऊपर कुछ नहीं है। मैंने उसको फिर ये भी बोला, मैंने कहा अगली बार जब वो शख्स तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा ना, थप्पड़ लगा देना, वो दोबारा हिम्मत नहीं करेगा। और थप्पड़ इतनी ज़ोर का होना चाहिए कि सास को भी सुनाई दे और घर में जो भी हैं उनको भी सुनाई दे। ये थप्पड़ कितना ज़रूरी है? आई थिंक वही बात, हमें ना बेटियों को सभ्य नहीं बोल्ड बनाने की ज़रूरत है और बेटों को संस्कार सिखाने की ज़रूरत है कि उनकी लिमिटेशंस और बाउंड्रीज़ क्या होनी चाहिए। और ये बचपन से हमारे घरों में अगर शुरू होगा तो ही एक डिफरेंस क्रिएट हो पाएगा। स्पेशली माँ अगर बेटे को ये सिखाएगी ना कि उसकी बाउंड्री क्या है, तो शायद उसे समझ आएगा और उसे पता चलेगा कि अदर फीमेल्स, चाहे वो उसकी फ्रेंड्स हैं, फियांसे है, वाइफ है, सिस्टर है, उसको उन सबको किस दायरे में रखना है। बट जब एक माँ बेटे को ये छूट देती है ना कि तू बहन के बाल खींच सकता है, या बहन को तू मार सकता है, या अपने फियांसे के साथ या अपनी बीवी के साथ सबके सामने बदतमीजी कर सकता है, तो वो एक अलग तरह का फ्रीडम दे रही है बेटे को। और अपने घर की फीमेल से ज़्यादा वो अपनी सेल्फ एस्टीम ख़त्म कर रही है, क्योंकि अगर आज वो अपनी बीवी पे हाथ उठा सकता है तो कल वो अपनी माँ पे भी हाथ उठा सकता है। आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपके साथ अभी चिट चैट हो रही है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम श्योर जो हमारे लिसनर हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो भी हमें जब देखेंगे, आपकी बातें सुनेंगे तो एक बड़ा ही करेज, खासकर मैं फीमेल्स अगर व्यूअर्स की बात करूँ तो उनके अंदर एक करेज जो है वो ज़रूर आएगा। अक्सर देखा जाता है कि जैसे आपने बात कही कि हमें अपने बेटों को सभ्य
बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज भी समाज जहाँ सभ्य हो रहा है, लेकिन कई सारे ज़िले ऐसे हैं, कई सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बेटियाँ पढ़ी लिखी हैं, बहादुर हैं, सब कुछ होने के बावजूद दबी की दबी रह जाती हैं। उस चीज़ों को आप कैसे देखें? अगेन उसका रीज़न वही है, हमारा सपोर्ट सिस्टम ना, मुझे लगता है हर घर में एक बेटी जब किसी चीज़ से जूझती है ना, वो सबसे पहले अपनी माँ की तरफ देखती है। और जब वो ये देखती है ना कि यार मेरी माँ ने भी तो कितना कुछ बर्दाश्त किया, तो उसके मन में यही ख्याल आता है कि शायद बर्दाश्त करना इज़ नॉर्मल। हमने ना बहुत चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया है। लाइक आपने कहा थप्पड़ को हमने बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है। मतलब अगर किसी ने घर पे तुम पे हाथ उठाया है, तो अगर तुम ये सोचोगे कि हाँ यार पति तो पत्नी पे हाथ उठा ही सकता है। एक एग्जांपल देती हूँ, दैट वाज वेरी बिग शॉक फॉर मी। आई रिमेंबर 2017 हमारा स्टेशन अभी लॉन्च नहीं हुआ था, मैं छन्नी में थी, मैं और मेरा कलीग निशांत, हम दोनों सड़क पे चल रहे हैं, हमारे आगे 2 लड़कियाँ चल रही थी, पीछे से एक स्कूटी वाला आता है, उस पर 2 लड़के हैं, पीछे वाला लड़का उतरता है, लड़की को थप्पड़ लगाता है, वापस स्कूटी पे बैठता है, निकल जाता है। निशांत ने उसको पकड़ने की कोशिश की पर हम पकड़ नहीं पाए। और वो जो लड़की थी, हमने जब उसको पूछने की कोशिश की कि ये क्या हुआ, तुम कंप्लेंट करना चाहती हो, क्योंकि पुलिस स्टेशन पास में ही था, वी सेड कि हम मीडिया से हैं, वी कैन हेल्प यू आउट, मतलब जो भी है। तो थोड़ी देर बाद वो कहती कि नहीं कुछ नहीं हुआ, मेरा बॉयफ्रेंड था। आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा बेशक तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, बट एक पब्लिक स्पेस में कोई तुम पर हाथ कैसे उठा सकता है? आई थिंक उसने तब जवाब दिया होता तो शायद। एग्जैक्टली, कैसे हाथ उठा सकता है? वही नॉर्मलाइज कर दिया है कि बॉयफ्रेंड है तो मार सकता है। भाई कैसे? एक पब्लिक जगह पे कोई तुम पर हाथ कैसे उठा सकता है? और शायद उसी दिन अगर उस लड़की ने उस पर एक्शन लिया होता तो वो लड़का जिंदगी भर किसी पे हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करता। सो हमारे सिस्टम में ना वही, अब शायद उस बच्ची ने किसी और को ऐसे सिनेरियो में यहाँ देखा है, या शायद बॉलीवुड मूवीज में, क्योंकि ऐसा बहुत दिखाया जाता है कि जी है ना, इट इज़ वेरी नॉर्मल टू, इन सीरियल्स देख लो, सीरियल्स में हर रोज कुछ यही हो रहा होता है ना, तो बच्चे भी देख रहे हैं। और एक और चीज़ मैंने जो बहुत चैलेंजिंग यंगस्टर्स में नोटिस की, वो ये कि प्यार में पढ़ना कैसे है वो पता है, क्योंकि वो बॉलीवुड मूवीज भी दिखाती हैं, और है ना हर जगह आपको सीरीज में या टीवी में हर जगह दिखता है कि लवी डवी कपल्स कैसे बनना है, बट उससे बाहर कैसे निकलना है वो शायद नहीं सिखाया जाता। फिर क्या करना है वो किसी को नहीं पता, क्योंकि वो किसी ने दिखाया नहीं कहीं सीरियल्स में, या उस बारे में कोई बात नहीं करता। तो वो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं वो बहुत शैटर हो जाता है। और लाइफ में एक चीज़ आपको नहीं तोड़ती है, मल्टीपल छोटे आप जो कह रहे थे ना कि टैलेंटेड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, फिर भी बाहर नहीं आ पा रही हैं, वो इसलिए क्योंकि उनके साथ इतने सारे इंस्टेंसेस हो चुके हैं कि वो बाहर आने के लिए जब भी सोचती है तो कोई एक लिमिटेशन उनको खींच लेती है। और कहीं ना कहीं एक वक्त के बाद वो खुद से ये सवाल करने लग जाती है कि क्या मुझ में वो बात है जो मैं कुछ कर पाऊंगी, और वो सेल्फ डाउट आने लग जाता है अपने आप पर। श्वेतिमा, अगर आप आरजे नहीं होती तो फिर क्या होती? आई थिंक आई वुड हैव ऑप्टेड डांस। आज भी अगर मुझे कोई बोलता है तो डांस इज लाइक माई होम। आपकी आवाज़ जम्मू के लोगों ने ही नहीं, पूरी हम भारत के लोगों ने सुनी है। कुछ जो आप अक्सर गुनगुनाती हैं, 2 बोल हमारे व्यूअर्स के लिए। ओके, सो ये गाना मुझे बहुत पसंद है, और बिकॉज बहुत मीनिंगफुल है तो मैं यही गाऊंगी। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। जितनी खूबसूरत आप हैं उतनी खूबसूरत आपकी आवाज़। सो मच। अच्छा, ये तो था एक हिंदी गाना। मैं डोगरी गाना ज़रूर आपसे सुनना चाहूँगी, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो आपको देखते हैं वो आपको जम्मू की कुड़ी के नाम से जानते हैं, और डोगरी गाना तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है भाई। ये गाना मैंने दादी से सीखा है, और आई थिंक डोगरी फोक मैंने दादी से ही सीखा है हमेशा। माई दादी वॉज अ ब्यूटिफुल सिंगर, और कई बार मुझे बड़ी शिकायत होती है खुद से कि मैंने उनको कभी रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। तब तक फ़ोन आ गए थे, बट कभी जहन में नहीं, वो होता है ना, आपको लगता है ये बंदा तो आपके पास हमेशा है, तो आई ऑलवेज फील दैट रिग्रेट कि मैं उनको कभी रिकॉर्ड क्यों नहीं कर पाई। बट दिस वन गोज लाइक, तू मल्ला तू लोक पन्नन ठेकरिया बदाम पने तू मल्ला तू लोक बौन मंडिया निया करे तू।
एब्सोल्युटली स्टनिंग। Thank मतलब you. आवाज इतनी खूबसूरत है ना कि बंदा कहता है कि बस सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। थैंक यू सो मच। तो आखिरी सवाल, अब मन तो नहीं कर रहा चिट चैट बंद करने का, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट है और हमें अब चिट चैट अपनी बंद करनी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल, क्या मैसेज उन लड़कियों को आप देना चाहती हैं जो लड़कियां कहीं ना कहीं अपने आप में ये समझ लेती हैं कि हमें हमेशा दूसरों पर निर्भर ही रहना? इसके शायद दो जवाब मेरे जहन में चल रहे होंगे। पहला तो ये कि वेरी फनी दो, ये मैं थोड़े दिन पहले अपने पापा से बात कर रही थी। मैंने कहा बचपन से आप ये सिखाते हो है ना कि सपने देखो, ऊंची उड़ान भरो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम सब कर सकती हो। और एक टाइम के बाद आप उस पर वैलिडेशंस लगाने लग जाते हो कि बेटा अब घर है, घर को प्रायोरिटी दो, अब बच्चा है, बच्चे को प्रायोरिटी दो। वो प्रायोरिटीज पहले से क्यों नहीं सिखाते? मतलब बचपन से ही ट्रेन करना चाहिए था ना। एक वक्त के बाद आप किसी को बोल रहे हो कि यार अपनी करियर को लगाम दे दो बिकॉज फैमिली तुम्हारी प्रायोरिटी है, वो पहले क्यों नहीं सिखाया गया? तो स्पेशली मुझे लगता है जितनी मैरिड विमेन हैं, पहले उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर सपना देखा है तो पूरे करने की हिम्मत भी आप में है, और इसलिए सपना पूरा करना है। यहाँ पे ना आप इस चीज़ से एग्री करोगे, आपने जितने हम रियलिटी शोज देखते हैं ना, उसमें जब किसी बच्चे की माँ आती है ना स्टेज पे, तो वो कहती है कि मेरा सपना था कि मैं सिंगर बनूं, या मेरा सपना था कि मैं डांसर बनूं। और मैं ये कहती हूँ कि अगर मेरा सपना है डांस करने का, तो मैं अपने बच्चे से वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगी, मैं खुद उसको पूरा करूंगी। कैसे करूंगी वो मुझे डिसाइड करना है। अपने सपने बच्चों पे थोपने से पहले अपने लिए जीना सीखो, बिकॉज आप अपने बच्चे के लिए फिर वो आइडल बन जाओगे जो आप बनना चाहते हो। सो प्लीज मेक योर ड्रीम्स योर प्रायोरिटी। बच्चे का सपना है, जो भी है वो एक वक्त के बाद जिएगा। अगर आपका सपना भी है कि आपका बच्चा कुछ ऐसा करे, तो एक टाइम के बाद वो होगा, बट पहले अपने लिए वो सपना जो देखा है उसे पूरा करो। एंड फॉर दोज हु आर अनमैरिड एंड यंग, आपके पास तो पूरा आसमान है। रात को अगर कोई सपना आता है ना, उसे ऐसे बांध लो अपनी मुट्ठी में और उसे पूरा करने के लिए ना पूरी जी जान लगा दो, बिकॉज सपना अगर आपने देखा है तो पूरा भी आपको ही करना पड़ेगा। कोई आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं आने वाला। सो बिकम दैट, वो सारी कहते हैं ना अंदर की शिद्दत इकट्ठी कर लो, और कहते हैं ना अगर नीयत अच्छी हो तो रिजल्ट्स अपने आप आते हैं ना, रास्ते अपने आप बन जाते हैं। सो अपनी इंटेंशन को और स्ट्रॉन्ग कर लो, और फिर देखो यूनिवर्स कैसे कॉन्स्पायर करता है आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी करने के लिए। श्वेतिमा जी, अब आखिरी पड़ाव पर हैं, तो जो आपकी क्लोजिंग लाइंस आरजे के तौर पर रहती है, वो आज उसी से हम क्लोजिंग करेंगे। पता है, शिकायतें होती हैं और होती रहेंगी, पर उन शिकायतों को रास्तों पे लाना और सुलझाना शायद कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। जी, आप सुन रहे हैं 98.3 मिर्ची, और मैं हूँ आपके साथ श्वेतिमा। और फिलहाल अलविदा कहने से पहले बस इतना कहूँगी कि शिकायत कोई भी हो, उसे सही शख्स तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज वो शिकायत रह जाती है और आप बहुत से बवंडरों में फंस जाते हो। तो दिल को सुकून देने के लिए आज जिससे शिकायत है उसे ज़रा फ़ोन करके बात तो करो, पता चले उसे भी आपसे कुछ शिकायत हो, और दोनों बात करोगे तो एक सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। फिलहाल श्वेतिमा कहती है आपको बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट। तो ये थी हमारे साथ मज़ेदार श्वेतिमा मिर्ची के नाम से जाने जाने वाली, और ज़्यादातर लोग इन्हें जम्मू की कुड़ी के नाम से जानते हैं। तो हैशटैग जम्मू वुमनिया पॉडकास्ट में आज हमारी एक छोटी सी मुलाकात श्वेतिमा जी के साथ, जिनसे आज हमने बातचीत करी, और जिस तरह का इनका कॉन्फिडेंस है, वाकई में जिन्होंने भी ये सुना होगा प्रोग्राम, उनके अंदर भी वैसा ही कॉन्फिडेंस सामने आया होगा। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस चिट चैट के बारे में, इस पॉडकास्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।